8. सोचो, एक छोटी सी लड़की जो सिर्फ 4 साल की है अचानक एक ऐसी जिंदगी के बारे में बातें करने लगती है जो उसने कभी जी ही नहीं। वो अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाती है। एक औरत जिसका नाम था लुगदी देवी, जो मथुरा में रहती थी। उसका एक पति था, एक परिवार था, और सबसे ज्यादा शॉक करने वाली बात, वो कहती है कि वो खुद लुगदी देवी थी। दिल्ली की एक, या फिर ये सब एक दिमागी खेल था, या कोई और पैरानॉर्मल शक्ति इसके पीछे थी। हेलो, मैं हूं आपका होस्ट रियांश और आप सुन रहे हैं द इंडियन कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्ट, जहां हम दुनिया के उन अनसॉल्व और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर बात करते हैं जिनके जवाब अब तक अधूरे हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट द शांति देवी रीइंकार्नेशन। अगर रीइंकार्नेशन सिर्फ एक कहानी होती तो शांति देवी का केस आज भी इतना वायरल नहीं होता। इस थियरी के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि उसके द्वारा बताई गई डिटेल्स इतनी एग्जैक्ट थी कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं हो सकती। शांति ने सिर्फ अपने पिछले जन्म के पति का नाम ही नहीं बताया, बल्कि उस घर का पूरा एड्रेस तक डिस्क्राइब किया जहां वो रहती थी। उसने उन छोटी छोटी बातों को याद रखा जो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए इम्पॉसिबल होती, जैसे घर के स्पेसिफिक दरवाजे, लुगदी देवी का पर्सनल रूटीन और कुछ ऐसी डिटेल्स जो सिर्फ उसका परिवार जानता था। जब एक इन्वेस्टिगेशन टीम मथुरा गई तो उनको हर एक फैक्ट एग्जैक्टली वैसे ही मिला जैसे शांति ने बताया था। उसके पिछले जन्म के पति केदारनाथ ने यह कंफर्म किया कि शांति की यादें सच थी। उन्होंने ये भी कहा कि उसने कुछ ऐसे पर्सनल बातें बताई जो सिर्फ उनकी वाइफ लुगदी देवी को पता थी। एक 4 से 5 साल की लड़की जो कभी मथुरा नहीं गई थी ऐसे प्रिसाइज डिटेल्स कैसे बता सकती थी? क्या ये पुनर्जन्म का सबूत था? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक पास्ट लाइफ मेमोरी रिकॉल का रेयर केस था जो कुछ बच्चों में जेनेटिकली एक्टिवेट हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इस कॉन्सेप्ट को अभी भी पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई डेफिनेट साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। फिर भी शांति देवी के केस ने दुनिया भर के स्पिरिचुअल और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स का ध्यान खींच लिया। एक और बात जो इस थियरी को और भी इंट्रीगिंग बना देती है वो ये है कि जब शांति को मथुरा ले जाया गया तो उसने बिना किसी कंफ्यूजन के वहां के रास्ते पहचान लिए। उसने अपनी पुरानी मां को पहचाना, घर के कोने कोने को देखा और कहा, मैं यहां रह चुकी हूं। ये कैसे पॉसिबल था? तो क्या सच में ये एक पुनर्जन्म का केस था या फिर ये सिर्फ एक सबकॉन्शियस इल्यूजन था जो किसी अनजानी वजह से एक्टिवेट हो गया? साइंस और लॉजिक के होते हुए भी इस कहानी के जवाब आज तक मिस्ट्री बने हुए हैं। अगर रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट हमेशा से एक मिस्ट्री रहा है तो कुछ साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एक और एक्सप्लेनेशन देते हैं, सबकॉन्शियस मेमोरी ट्रांसफर। इस थियरी के मुताबिक हो सकता है कि शांति देवी ने ये सारी डिटेल्स कहीं और से सुनी, देखी या किसी तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर ली हो। क्या हो सकता है कि उसने ये कहानी बचपन में एक्सीडेंटली सुन ली हो या किसी तरीके से उसके माइंड ने इन फ्रैगमेंटेड इंफॉर्मेशन को जोड़कर एक कहानी बना दिया हो। साइंस कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन एक पावरफुल स्पंज की तरह काम करता है। कभी कभी बिना कॉन्शियसली याद किए भी हम चीजें अब्सॉर्ब कर लेते हैं। हो सकता है कि उसने ये सब कहीं पहले सुना हो और फिर अपने दिमाग में एक पर्सनल एक्सपीरियंस की तरह रिकंस्ट्रक्ट कर लिया हो। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि कुछ लोग क्रिप्टोमनीशिया का शिकार होते हैं। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें इंसान एक चीज को अपनी याद समझने लगता है जबकि असल में उसने वो इंफॉर्मेशन किसी और सोर्स से ली होती है। बचपन में देखी गई कोई पुरानी फोटो, सुना गया कोई इंसिडेंट या किसी और से कैजुअली हुई एक कॉन्वर्सेशन भी दिमाग में किसी कोने में छुप सकती है। फिर एक टाइम आता है
जब वो सबकॉन्शियस माइंड से सरफेस पर आके एक पास्ट लाइफ मेमोरी जैसा फील होने लगती है। अब एक और सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ एक मेमोरी रिकॉल का केस था तो शांति देवी ने इतनी एग्जैक्ट और प्रिसाइज डिटेल्स कैसे बताई? उसने सिर्फ घर का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया बल्कि पर्सनल इमोशंस और रिलेशनशिप्स तक फील किया। ये कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? क्या ये सिर्फ एक सबकॉन्शियस स्टोरी टेलिंग थी जो दिमाग ने बिना जाने कंस्ट्रक्ट की, या फिर इस थियरी के पीछे भी कोई और डीपर मिस्ट्री छुपी है? जो भी हो, ये थियरी एक लॉजिकल ऑल्टरनेटिव जरूर देती है, लेकिन फिर भी शांति देवी का केस पूरे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से बहुत आगे का है। क्या हो सकता है कि शांति देवी सिर्फ एक रीइंकार्नेशन का केस ना हो, बल्कि किसी और रूह का असर हो? ये थियरी कहती है कि हो सकता है केदारनाथ चौबे की पत्नी लुगदी देवी की आत्मा ने किसी तरह शांति देवी के शरीर को अपना मीडियम बना लिया हो। अगर रीइंकार्नेशन एक पॉसिबिलिटी है तो क्या स्पिरिचुअल पोजेशन भी एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन हो सकता है? ये थियरी ये कहने की कोशिश करती है कि शांति देवी के अंदर लुगदी देवी की यादें इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो उसका पुनर्जन्म थी, बल्कि क्योंकि उसकी आत्मा शांति देवी के अंदर समा चुकी थी। स्पिरिचुअल एक्सपर्ट्स और तांत्रिक प्रैक्टिसेस के मानने वाले कहते हैं कि बचपन एक ऐसा समय होता है जब इंसान की आत्मा सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिट अपनी कहानी बताने के लिए किसी मीडियम को चुनता है तो एक नाजुक मन का बच्चा सबसे आसान टारगेट होता है। हो सकता है कि लुगदी देवी की अधूरी इच्छाएं, उसकी असमय मृत्यु ने उसकी आत्मा को बेचैन कर दिया हो, और जब उसे एक इनोसेंट रिसेप्टिव सोल मिला तो उसने अपनी कहानी उसके जरिए बोलना शुरू कर दिया। अगर ये सच है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि शांति देवी जो फील करती थी, जो यादें उसके दिमाग में आती थी, वो उसकी अपनी नहीं थी बल्कि किसी और की थी। एक और बात जो इस थियरी को और इंट्रीगिंग बनाती है वो ये कि शांति देवी के अंदर आती यादें ग्रेजुअली फेड हो गई थी जैसे जैसे वो बड़ी होती गई। क्या ये एक टेम्पररी पोजीशन का केस था जो वक्त के साथ धीरे धीरे कम होता गया, या फिर जब उसकी आशा पूरी हो गई तो उस आत्मा ने उसका साथ छोड़ दिया? अगर ऐसा है तो इसका मतलब रीइंकार्नेशन की थियरी पूरी तरह गलत हो सकती है। क्या शांति देवी सिर्फ एक टेम्पररी मीडियम थी जो बस एक मैसेज कन्वे करने के लिए यूज की गई, या फिर यह सब एक और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेनन था जो लॉजिकल रीजनिंग के परे है? शांति देवी का केस सिर्फ एक स्पिरिचुअल या मेटाफिजिकल मिस्ट्री नहीं था, यह एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी भी बन चुका था। जब उसके रीइंकार्नेशन के क्लेम्स पॉपुलर होने लगे तो सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स एंड इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगे। लेकिन एक थियरी यह भी कहती है कि जो कुछ भी सामने आया वो सिर्फ वो सच था जो दिखाया गया था। क्या हो सकता है कि यह सिर्फ एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था जिसमें गवर्नमेंट ने सीक्रेटली ह्यूमन कॉन्शियसनेस और पास्ट लाइफ मेमोरीज पे रिसर्च करी थी? शांति देवी का केस ब्रिटिश और इंडियन अथॉरिटीज दोनों की नजर में था, और कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि उस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज और साइंटिफिक बॉडी सीक्रेटली ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या इंसान के दिमाग को मैनिपुलेट किया जा सकता है। एक और शॉकिंग पॉसिबिलिटी यह है कि गवर्नमेंट इस केस को कंट्रोल कर रही थी ताकि सिर्फ वो ही इंफॉर्मेशन बाहर आए जो उन्हें चाहिए। हो सकता है कि जो डिटेल्स हमें पता है वो ऑलरेडी फिल्टर की गई है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि अगर रीइंकार्नेशन सच हो तो ये सोल ट्रांसफर और कॉन्शियसनेस मैनिपुलेशन जैसी टेक्निक्स इनको समझने का एक तरीका हो सकता है। और अगर ये सच है तो एक और डिस्टर्बिंग सवाल उठता है, शांति देवी के केस के बाद ऐसे और कितने केसेस आए होंगे जो कवर अप कर दिए गए? क्या आज भी सीक्रेटली ऐसे लोगों पे रिसर्च हो रहा है? और अगर हां, तो हमें कभी पूरा सच पता भी चलेगा? शांति देवी का केस एक ऐसा पजल है जो साइंस, स्पिरिचुअलिटी
और साइकोलॉजी के क्रॉसरोड्स पे खड़ा है। क्या ये सच में रीइंकार्नेशन का सबूत था या फिर सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का एक खेल? कुछ लोग इसे डिवाइन ट्रुथ मानते हैं तो कुछ साइंटिफिक फिनोमेना का नाम देते हैं, और फिर कुछ लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट ने इसमें सीक्रेट रिसर्च की थी। अगर रीइंकार्नेशन सच है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम दोबारा जन्म ले सकते हैं, बल्कि ये भी कि हमारे एक्शंस एक साइकिल में चलते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन अगर ये सिर्फ मेमोरी इम्प्लांटेशन, हिप्नोसिस या साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग का एक केस था, तो इसका मतलब है कि ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल है कि वो एक पूरी नई जिंदगी क्रिएट कर सकता है बिना उसे एक्चुअली जिए हुए। और अगर ये गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट था तो इसका मतलब क्या है? क्या ऐसे और भी लोग हैं जो अपनी पास्ट लाइफ याद कर रहे हैं पर उनकी कहानी कभी दुनिया तक नहीं पहुंच रही? क्या साइंस और इंटेलिजेंस एजेंसी सीक्रेटली ऐसे केसेस स्टडी कर रही हैं ताकि फ्यूचर में इस पावर का इस्तेमाल किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए हो सके? शांति देवी की कहानी सिर्फ एक इंडिविजुअल की कहानी नहीं है, ये एक बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन उठाती है। हम कौन हैं? क्या हम सच में सिर्फ एक जिंदगी जीते हैं या एक लंबी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? क्या कभी फ्यूचर में ऐसे और लोग मिलेंगे जो पास्ट लाइफ सीक्रेट्स रिवील करेंगे? Don't forget to subscribe and I'll see you in the next episode.